सो क्लास 11th वर्क एनर्जी पावर वीडियो नंबर 4 हम 11th का लेसन 6 कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 3 वीडियोस बना लिए हैं। चौथा वीडियो है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, इससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते हैं। देखिए, इससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों किसके पार्ट है? मैकेनिकल एनर्जी के हिस्से हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी के हिस्से हैं। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? उसकी मोशन की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी स्पेशल पोजीशन की वजह से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं पहले डेफिनेशन। द एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी possessed by अ बॉडी, मतलब कोई बॉडी के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन। ठीक है, इन अ फील्ड, किसी फील्ड में, इन अ फील्ड। फील्ड क्यों बोला गया बच्चों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओनली वही फोर्सेस शो करते हैं जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, आगे समझेंगे। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी किसी स्पेशल पोजीशन की वजह से किसी फील्ड में रखी हुई है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और या फिर ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ड्यू टू डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड yes called its potential energy। ठीक है, फिर से पढ़ लेते डेफिनेशन। द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड और ड्यू टू डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, ये तो हो गई डेफिनेशन। लेकिन बच्चों देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी को फिजिक्स में आज तक डिफाइन नहीं किया गया है। हम बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किस चीज़ की बात करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। एक और चीज़ समझ लो, इसको फिजिक्स में यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग बात करते हैं हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको पढ़ते हैं चेंज, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, जो होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो हमको ये पता होता है हमेशा हमको, और हम क्या करते हैं इसमें से इस चीज़ को हमेशा जीरो मानते हैं। बहुत बार, मतलब हमेशा नहीं, जनरली हम लोग जो फॉर्मूले बनाते हैं ना, उसमें इनिशियल को हमेशा जीरो मान लेते हैं कि सपोज इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तब हमको ये वाली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलेस मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी पोटेंशियल एनर्जी को और आगे पढ़ते हैं। कैसी होती है पोटेंशियल एनर्जी? तो सबसे बेसिक आपने सुना होगा, बहुत सारी बुक में पढ़ा भी होगा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अभी वो ग्राउंड पर है, सपोज कहाँ है? ग्राउंड पर है, m मास का है। अगर हम उसको h हाइट पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं तो उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जो होती है mgh। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, यू इनिशियल को, इसलिए यहाँ की mgh निकल जाती है। क्या निकल जाती है? mgh। तो यहाँ पर ये इस हाइट पर है, इसलिए इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कंसिडर कर रखा है, हमने मान रखा है कि ग्राउंड के ऊपर रखी हुई बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसकी mgh निकली। अगर यहाँ की कुछ मानते हैं हम लोग तो इसकी शायद कुछ और होती, लेकिन अभी हम लोग क्या मानते हैं कि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी, हमारे ग्राउंड पर ज़मीन पर रखी हुई किसी बॉल की, किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? h हाइट इस ऑब्जेक्ट की स्पेशल पोजीशन हो गई। बोला ना हमने कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी पोजीशन,
किसी बॉडी की स्पेशल पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी है, तो यहाँ पर उसकी स्पेशल पोजीशन क्या है कि वो ग्राउंड से h हाइट पर रखा हुआ है, ऊपर हाइट h के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए उसके अंदर ये एनर्जी आ गई। उसकी किस वजह से? स्पेशल पोजीशन की वजह से। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। आपने सुना होगा जो हमारे डैम्स होते हैं, डैम्स के अंदर वाटर जो थोड़ी हाइट पर होता है, जैसे इस प्रकार डैम को बनाया जाता है तो वो थोड़ी हाइट पर रखा रहता है। जब वहाँ से वाटर फॉल होता है टरबाइंस पर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है जो किसी टरबाइन को घुमाती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो अब ये क्यों होता है? कि क्योंकि वो हाइट से फॉल होता है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर वाटर h हाइट के ऊपर रखा हुआ है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसके अंदर क्या है? इसकी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो नीचे डाउनवर्ड फॉल होगा तो वो क्या करेगा बच्चों? वो इस टरबाइन के ऊपर जब गिरेगा तो टरबाइन को ऐसे घुमाता है, गोल गोल गोल, ऐसे टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं उनको राउंड राउंड घुमाता है। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा सेकंड जो था यहाँ पर, ये डिफॉर्मेशन वाला, ये भी समझ लो। ये तो स्पेशल पोजीशन से समझ में आ गया कि ग्राउंड से h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो रखा हुआ है, तो उसके अंदर एक एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि वो वहाँ से ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाता है। इसके अलावा डिफॉर्मेशन मतलब एक स्प्रिंग होता है बच्चों, ये एक स्प्रिंग है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। कैसी पोजीशन है? नॉर्मल। अगर इस स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करके यहाँ ले आऊँ तो क्या होगा? इतनी लेंथ मैंने इसको आगे बढ़ाया है, इतनी लेंथ हमने क्या करा है? स्प्रिंग को आगे बढ़ा दिया है। तो डिफॉर्म करना कहते हैं। उसकी पोजीशन जो है वो ये थी, मैंने उसको खींचा, स्ट्रेच किया, तो वो डिफॉर्म हुआ। तो डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? स्प्रिंग जब डिफॉर्म होता है बच्चों तो एक रिटर्निंग फोर्स लगाता है, जिसको कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है -kx, जो लेसन 5 में हम लोग पढ़ते हैं। इतना फोर्स लगाता है वो इस तरफ। ये भी कैसा फोर्स है पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है? अब यहाँ से जब आप इसको छोड़ोगे ना, मान लो यहाँ तक मैंने इसको स्ट्रेच किया, लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये फिर से अपनी पोजीशन पर आता है और कुछ ना कुछ वर्क डन करता है ना। तो यहाँ से यहाँ वापस आने में जो वर्क डन करेगा, या यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाने में मैंने जो काम किया है, इस ऑब्जेक्ट को, इस स्प्रिंग को मैंने यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करने में जितना भी काम करता हूँ, जितना भी मैं वर्क डन करता हूँ, वो वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में? वो वर्क डन इसमें स्टोर हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में हो जाता है? इलास्टिक पोटेंशियल। क्योंकि अगर जब मैं इसको यहाँ से मतलब ऐसे खींच के यहाँ करूँगा तो आपको भी पता है बच्चों की ये डिफॉर्म हो गया है। क्या हो गया है? ये डिफॉर्म मतलब उसका शेप चेंज कर दिया मैंने, डिफॉर्म कर दिया। अब क्या होगा? इसकी वजह से इसके अंदर जो काम मैंने किया, क्योंकि मन से तो डिफॉर्म होगा नहीं, मैं इस स्प्रिंग को ऐसे खींचूंगा, तो जो काम मैं इसको खींचने में करता हूँ वही वर्क डन इसमें क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अब हम डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जीज देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो आ गया आपको डेफिनेशन समझ में, लेकिन ध्यान रखिएगा हम क्या निकालते हैं? हम ऑलवेज फाइंड करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम किसी एक स्टार्टिंग वाली को 0 मान लेते हैं, इसलिए दूसरी को हम कहते हैं कि हाँ भैया ये ऑब्जेक्ट h हाइट पर है तो इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। नहीं तो अगर इसको 0 ना माने तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, हमने देख लिया पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पेशल पोजीशन की वजह से या उसकी डिफॉर्मेशन की वजह से, मतलब उसको चेंज कर देना। डिफॉर्मेशन जनरली स्प्रिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जीज को देखेंगे। वैसे मेनली 3 पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और तीसरी हमारी इलास्टिक। ठीक है, सो क्लास 3 टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताए थे। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी 3 टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का सिलेबस है, और ग्रेविटेशनल को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसके बाद एक दो लेसन के बाद ग्रेविटेशनल चैप्टर आने वाला, वहाँ उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी शॉर्ट में थोड़ी सी तो बताऊँगा मैं आपको। और इलास्टिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि वो इसके बाद कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होगा, जो पीछे देखा, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ रखा हुआ है, कहाँ है, अभी ग्राउंड पर है। ये जो लाइन मैंने खींची है ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ से हम इसको h हाइट पर प्लेस करते हैं। किस हाइट पर प्लेस करते हैं बच्चों, h हाइट पर प्लेस करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अब कहाँ पहुँच गया है, h हाइट पर पहुँच गया है। अभी भी मास तो वही है। तो मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि भाई जो काम, जो वर्क मैंने किया इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, कितना वर्क किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में जितना भी काम किया वो क्या हो गया, वो वर्क डन इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। वो वर्क डन इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। किस चीज़ में स्टोर हो गया, वो वर्क डन इस बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यानी अगर आपसे पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो आप क्या बोलोगे कि भाई साहब आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पहुँचाने में कितना काम किया है। अगर आप वो निकाल लो, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में आपने कितना काम किया है, अगर आप वो निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, मास m की कोई बॉडी है बच्चों, ठीक है, जो यहाँ से विच इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर प्लेस्ड है। कहाँ पर प्लेस्ड है, ग्राउंड पर प्लेस्ड है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, when it raised to height h, मतलब अगर इसको हाइट h तक रेज्ड यानी ऊपर उठाऊं मैं, हाइट h, ठीक है, अगर इसको h हाइट तक उठाया जाए, यहाँ से इसको रेस्ट किया मतलब उठाकर मैंने h हाइट पर रख दिया है ना, देन दी वर्क डन, सॉरी बच्चों थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वर्क डन इन डूइंग सो, इस काम को करने में कितना वर्क डन लगेगा। क्योंकि हमने क्या देखा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ प्लेस करने में, यहाँ से यहाँ पर क्या होती है, प्लेस करने में होती है, ठीक है। तो हमने कितना वर्क डन किया, तो यहाँ पर उस वर्क डन को निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, अब वर्क डन निकालने के लिए क्या है, कैसे पता लगेगा कितना काम किया, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो क्या होता है, एक फोर्स लगता है, एक, अभी ये ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, इस ऑब्जेक्ट का वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, mg वेट होता है ना। मतलब ग्रेविटी इस पर कितना फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाती है, mg फोर्स लगाती है। m उस बॉडी का मास और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इतना फोर्स हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पर होता है। और ये फोर्स अभी कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है। किस तरफ काम कर रहा है, नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी यहाँ पर कितना फोर्स लगा रही है, mg फोर्स लगा रही है, लेकिन फिर भी इस फोर्स के अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे काम करता है। फिर भी मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे काम कर रहा है, mg। मैंने डिस्प्लेसमेंट किधर किया, नीचे से ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स और ग्रेविटी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। जब अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में थीटा बनता है 180 डिग्री। कितना बनता है बच्चों, थीटा बनता है 180 डिग्री। तो इससे पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ कि जब थीटा होता है तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू उनके बीच का एंगल, एफ एस कॉस थीटा होता है। फोर्स यहाँ पर मेरा क्या है बच्चों, फोर्स हमारा है mg, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, h हाइट तक किया है, किस हाइट तक किया है, यहाँ से h हाइट तक डिस्प्लेसमेंट किया है। और कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 180 डिग्री है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा,
mgh cos 180 होता है -1, तो यहाँ लग जाएगा -mgh, है ना। ये वर्क डन क्या है, ये वर्क डन कह सकते हो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो इसको, कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया। बात सिंपल है, हम जितना फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, है ना। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, हम इसको ऊपर धका रहे हैं, जितना काम ग्रेविटी कर रही है हमने भी उतना काम करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ फिट कर दिया बस, है ना। तो ये हो गया -mgh। ये वर्क डन हमने किया है इसको ऊपर ले जाने में, इसको ऊपर ले जाने में कितना काम किया है, -mgh काम किया है, इतना ही तो काम हमने किया है, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले से देख लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है ना। तो इस केस में मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू -wg। -wg क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में हमेशा माइनस का यूज किया जाता है। तो डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फॉर्मूले का माइनस WG कितना निकला मेरा, -mgh निकला बच्चों। अब यू इनिशियल मैंने क्या बताया था कि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी हम हमेशा जीरो मानते हैं, कि ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो ये हो गया 0। तो यू फाइनल -0 इज इक्वल टू -+ mgh। इसीलिए कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी अगर वो h हाइट तक खड़ा किया जाए, h हाइट तक उसको भेज दिया जाए, तो उसके अंदर mgh पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है बच्चों, उसके अंदर आती है mgh पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने इसको यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया तो, है ना। दोनों तरीके समझा दिया मैंने, ये चेंज इन वाला कॉन्सेप्ट से भी सेम ही चीज़ है। तो ये क्लियर हो गई हमको। ये सिर्फ क्यों कर पाए हम, क्योंकि हमने इसको 0 मान लिया। अगर हम इसको 0 नहीं मानते तो नहीं हो पाता, ठीक है। क्लियर है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे बेसिक क्वेश्चन बच्चों, सबसे बेसिक, क्योंकि आपको बेसिक आना चाहिए तभी तो आप एडवांस समझ पाओगे। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन समझेंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है हुज मास इज 100 kg विच इज डिस्प्लेसेस टू हाइट 5 मीटर। उसको मैं डिस्प्लेस करता हूँ ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर, या ये कह लो कि वो 5 मीटर ऊपर रखा हुआ है ना। एक ऑब्जेक्ट है 100 kg मास का है, 5 मीटर हाइट पर रखा हुआ है। तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, या कैलकुलेटेड से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को निकालिए तो हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू जो है इस ऑब्जेक्ट की वो होगी mgh। यू की वैल्यू है मास की वैल्यू है 100, जी को हम चाहें तो 10 ले सकते हैं या 9.8, नहीं कुछ दिया तो 9.8, हाइट हो गई हमारी 5 मीटर। इतने जूल की एनर्जी हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन किया 980 इंटू 5 4900 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था बच्चों, इजी है। बट ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए। कभी कभी हम लोग एडवांस क्वेश्चन करने के चक्कर में छोटे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मिस्टेक हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया आपको, बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है क्लास। तो बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। उसके अंदर हम लोग बहुत अलग अलग और इसके पोटेंशियल एनर्जी के भी क्वेश्चन करेंगे। अब सेकेंड टाइप की पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, जिसको उससे होती है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको समझते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग्स के लिए होती है बच्चों। किसके लिए होती है, स्प्रिंग के लिए होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के केस का बहुत सिंपल तरीका है। बच्चों ने क्या बताया कि कोई स्प्रिंग है ना, ये उसकी नॉर्मल पोजीशन है, एक्स है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ ले आए, मतलब अब मैंने स्प्रिंग को यहाँ पर ले आए, तो मैंने उसको कितनी लेंथ को स्ट्रेच किया है। अगर उसको मैं मान लो x1 लेंथ को आगे बढ़ाता हूँ बच्चों, कितना बढ़ाता हूँ, इसको मैं अगर x1 लेंथ इंक्रीज करूँ, स्ट्रेच करूँ,
तो ध्यान रखिएगा स्प्रिंग फोर्स हमेशा किधर काम करता है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना हमेशा ऐसा होता है, माइनस के एक्स होता है। कैसा होता है, माइनस के एक्स। कैसा होगा, स्प्रिंग फोर्स हमेशा होता है माइनस के एक्स, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का डिफॉर्मिंग फोर्स है। मतलब अगर आपने बॉडी को इधर खींचा तो इसकी बॉडी के अंदर अपने आप ही फोर्सेस लगने लग जाते हैं, ठीक है, जो उसको अंदर की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, है ना। इसलिए इसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट होती है। कैसी होती है, अगर एक्स इधर, अगर आप बॉडी को इधर खींच रहे हो तो फोर्स इधर लगेगा इसका। अगर आप बॉडी को ऐसे, मान लो स्प्रिंग को ऐसे दबा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग को ऐसे दबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको दबा रहा हूँ, तो ये फोर्स फिर बाहर की तरफ लगेगा, जो उसको उसकी पुरानी पोजीशन में ले जाने का काम करता है। ये स्प्रिंग फोर्स जो होता है ये हमेशा क्या करता है, किसी बॉडी को उसकी पुरानी पोजीशन में लाने का काम करता है। चलिए ठीक है, इसके केस में भी क्या होगा बच्चों, हमें एक पोटेंशियल एनर्जी को तो जीरो मानना पड़ेगा। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मल, कोई स्प्रिंग है, उसकी नॉर्मल पोजीशन, मतलब ये भाई मेरा स्प्रिंग है, ये ऐसा रखा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा कि अभी ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे रखा है, क्योंकि ना मैंने इसको खींचा है ना ही इसको प्रेस किया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या है, जीरो है। तो एट एक्स जो पोजीशन है इसकी, एक्स जो पोजीशन है, एक्स पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसका यू इस पोजीशन पर जीरो माना मैंने, है ना। अब मैंने क्या करा, इसको सॉरी मैं थोड़ा यूँ बनाना चाह रहा था, मैंने इसको ये x1 लेंथ मैंने इसको खींच दिया। कितना खींच दिया बच्चों, मैंने इसको x1 लेंथ मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया लेंथ को। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जब हम करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि हियर अ स्प्रिंग इन इट्स नॉर्मल स्टेट, कि भैया एक स्प्रिंग है जो उसकी नॉर्मल स्टेट में है। कौन सी स्टेट में, नॉर्मल। नॉर्मल स्टेट का मतलब कि उसके अंदर अभी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है। ऑन अप्लाइंग फोर्स, हम उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, टू स्ट्रेच्ड इट लेंथ x1, मतलब उसको x1 लेंथ स्ट्रेच कर देते हैं। कितना कर देते हैं, x1 लेंथ स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। सो वर्क डन इन डूइंग दिस, तो इस काम को करने में कितना वर्क डन होगा वो निकालना है, ठीक है। हमको इस काम को करने में कितना वर्क डन हुआ, क्योंकि हमने क्या देख रखा है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि जितना आपने काम किया, आपने इसको आगे खींचने में जो काम करा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, वही क्या बन जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम निकालते हैं कि इसको हमने स्ट्रेच करने में कितना काम किया होगा। तो बच्चों जितना काम हम करते हैं, मतलब जितना फोर्स ये जो स्प्रिंग है वो लगाता है अंदर की तरफ, उतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ता है बाहर की तरफ, तभी तो हम उसको खींच पाएंगे, है ना। जैसे ही मैंने इसको खींचने के लिए यहाँ बढ़ता हूँ तो ये स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगाता है माइनस के एक्स, तो मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना फोर्स लगता है बच्चों, के एक्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, के एक्स। आप जितना एक्स डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस इसको आगे बढ़ाते जाओगे, जितनी डिस्टेंस आप उसको आगे बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा काम होता जाएगा, है ना। और वो वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, सो हियर dx डिस्प्लेसमेंट डन बाय फोर्स, मतलब फोर्स यहाँ पर dx डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैंने क्या माना कि ये भाई डायरेक्टली मैंने एकदम खींच के यहाँ नहीं कर दिया, मैंने छोटी छोटी डिस्टेंस ली, मैंने ली छोटी सी dx डिस्टेंस, थोड़ा सा खींचा, फिर छोटा सा dx 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 खींचा, ऐसे कर करके मैंने थोड़ा थोड़ा खींच खींच के उसको इतना लंबा कर दिया। तो मैं ये निकालूंगा कि थोड़ा सा काम जो मैंने इसमें किया उसका वर्क डन निकाल लूँगा,
इतना सा खींचने में फिर कितना काम किया वो वर्क डन निकाल लेंगे, फिर इतना खींचने में, और जितना भी छोटे छोटे काम करूंगा मैं उन सबको जोड़ दूंगा तो पूरा काम निकल जाएगा, पूरा वर्क डन निकल जाएगा, और वो पूरा वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो सो हियर dx डिस्प्लेसमेंट डन बाय फोर्स एंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग dx डिस्टेंस, अगर उसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ dx डिस्टेंस, है ना, तो वर्क डन इन दिस कितना वर्क डन होगा? वर्क डन को मैंने माना dw, कितना काम कर रहे हैं हम लोग, उसको खींचने में dw वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? dw वर्क डन कर रहे हैं, और ठीक है dw वर्क डन कर रहे हैं। फोर्स हमने क्या लगाया है? F, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, आपने कितना फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसमें, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये हो गया f dx। ये छोटा सा काम हम कर रहे हैं बच्चों, f dx वाला। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमको तो पूरा वर्क डन निकालना है। तो जब छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा वर्क डन निकालना है तो हम क्या करते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है? वर्क डन dw, वर्क डन या तो 0 होगा या ज़्यादा से ज़्यादा w होगा, तो 0 से w वर्क डन, dw का इंटीग्रेशन करेंगे। इस तरफ हमारा फोर्स क्या है? माइनस के एक्स है बच्चों। क्या है? माइनस के एक्स है, ठीक है। क्या है? माइनस के एक्स है, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है? माइनस के एक्स, और dx इंटीग्रेशन करना है। देखिए अलग अलग बुक में आपको अलग अलग चीज़, कोई यहाँ पर x1 x2 लिखेगा, जो लिखना हो। देखिए हम क्या माना है, मैं तो ये जानते हैं हम यहाँ पर क्या माना है कि हमने अभी इसको 0 स्ट्रेच किया, मतलब यहाँ पर स्ट्रेचिंग 0 है। क्या मानते हैं कि स्ट्रेचिंग 0 बिना स्ट्रेच के, क्योंकि बात किस चीज़ की हो रही है, यहाँ वर्क डन क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करता हूँ, तो यहाँ पर वर्क डन 0 स्ट्रेचिंग है। 0 से मैं x डिस्टेंस इसको स्ट्रेच करता हूँ। कितना स्ट्रेच करता हूँ? 0 से x। तो हम स्ट्रेच करते हैं 0 से x तक, ठीक है। इजी है, बहुत ही ईजी है, कोई इशू नहीं है। देखिए माइनस और k दोनों बाहर आ जाएंगे। 0 से x तक इंटीग्रेशन करना है x का dx के रिस्पेक्ट में, और इधर 0 से w में हमको वर्क डन करना है। dw है यहाँ पर, तो वर्क डन मतलब वर्क डन की w के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? 1 मानते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में 1 का इंटीग्रेशन हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो होता है। अगर यहाँ dw लिखा है और यहाँ 1 लिखा है तो 1 का इंटीग्रेशन वो होगा जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो w के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा w, यानी कि टोटल वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर w तक, है ना। इस तरफ है माइनस के, x का इंटीग्रेशन आपको करना है। क्या करना है? x का इंटीग्रेशन करना है। तो एक फॉर्मूला मैंने सिखाया हुआ है, इंटीग्रेशन x dx का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर मान लो पावर लगा दूँ x की पावर n, तो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, मतलब जो भी पावर होती है उसको एक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, उसको एक बढ़ा दिया तो वो बन गया x की पावर 2 और अपॉन में 2। 0 से x तक लिमिट रखी जाती है बच्चों। यहाँ रखा मैंने w के प्लेस पे w, फॉर्मूले का माइनस, w के प्लेस पे 0, अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट, माइनस के बाहर है, और ये हो गया x² अपॉन 2। पहले मैंने लिमिट रखी x की जगह x, तो x² अपॉन 2, फिर x की जगह रखा 0, तो 0 के अपॉन में कुछ भी रखो तो 0 ही रहेगा। ये वैल्यू हट गई बच्चों, तो टोटल वर्क डन कितना निकल गया? माइनस के x² अपॉन 2। अब हमने क्या पढ़ रखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ WC, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स जो काम करते हैं। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना काम किया? माइनस के x² अपॉन 2 किया, माइनस के x² अपॉन 2 किया, तो क्या होगा? ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे बच्चों? प्लस हो जाएंगे। के x² अपॉन 2, फॉर्मूले का माइनस मैंने यहाँ लगाया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल।
अब मैंने यू इनिशियल को तो जीरो माना है ना, हमने क्या माना था कि जब हमारा स्प्रिंग नॉर्मल स्टेट में होता है, मैं उसको खींचता नहीं हूँ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो। तो यू फाइनल मतलब उसको एक्स डिस्टेंस खींचने में जो वर्क डन है वो माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है। बुक में इसको ऐसा भी लिखा होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, अपॉन में 2 है, यहाँ 1/2 लिखा है, तो ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। ये आपकी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। क्या है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कि अगर आप किसी स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस तक क्या करते हैं, अगर किसी स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस तक खींचते हैं, एक्स डिस्टेंस तक क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी आती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक्स का स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक्स का स्क्वायर होता है, इसलिए ये डिस्टेंस या ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। हमारे ग्रेविटेशनल माइनस में भी हो सकती है, लेकिन ये कभी माइनस में नहीं होती है। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देख ली। इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। के होता है हमारा फोर्स कांस्टेंट। तो एक क्वेश्चन ये है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज गिवन, के की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 10⁴ न्यूटन पर मीटर। 10⁴ न्यूटन पर मीटर है। हमको निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इलोंगेटिंग इट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 10.5। हमको निकालना है कि अगर मैं किसी स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर से 10.5 सेंटीमीटर तक खींच दूं तो मुझे कितनी एनर्जी या उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। उन्होंने बोला है अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना। अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी सेम ही होता है, आपको पता ही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जितना हमने काम किया है उतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमको यहाँ वर्क डन जो निकालना है, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सेम ही चीज़ है बच्चों, है ना, इसलिए जो हम काम करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो यहाँ पर जो वर्क डन हम निकालेंगे वो कितना होगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 1/2 सेंटीमीटर दिया था। एक चीज़ ध्यान रखना, ये गलती बहुत बार बच्चे कर देते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करते, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 1/2 के की वैल्यू है 10⁴। डिस्टेंस कितनी आपने स्ट्रेच कितना किया है, 10 से 10.5 किया है। इसका मतलब 10.5 में से 10 माइनस करूंगा तो 0.5 आएगा, यानी उसको आपका x कितना निकला है बच्चों, यहाँ पर x है आपका 0.5। कितना है x, 0.5 है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, ये कौन सा x है जो हमने उसको खींचा है, उसकी लेंथ नहीं है। ये कौन सा x होता है कि हमने उसको कितना स्ट्रेच किया है या कितना उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, कितना उसको ऐसे खींचा है या कितना दबाया है, वो डिस्टेंस होती है। तो 0.5 है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में करने का बहुत आसान तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ। सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। तब c की जगह उसकी वैल्यू रख दूंगा तो ये बन जाएगा मीटर, यानी x है मेरा 0.5 इंटू 10⁻² मीटर और उसके ऊपर लगा स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। क्लियर है। 1/2 इंटू 10⁴, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, 10⁻² का स्क्वायर होता है 10 टू द पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई 2 × 4 प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए 10⁴ पॉजिटिव है ऊपर, 10⁴ नेगेटिव है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। लॉ से करो या डायरेक्टली। अब क्या बचा आपके पास 0.25, इसको अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है 0.125 जूल। अगर इस 0.25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.125 जूल वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। सो क्लास आज का वीडियो इतना ही था, क्योंकि हम इनके क्वेश्चंस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक तो खैर इस साल करना ही नहीं हमको, नेक्स्ट ईयर है। इलास्टिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, है ना। वहाँ पर ज़्यादा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने करवाए बहुत ही बेसिक थे, सिर्फ इस टर्म को समझने के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में।